ये बात है 2 मई 1972 की, जब एक इटालियन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पब्लिश होती है जिसकी टैगलाइन थी इन्वेंटेड द मशीन विच कैन ऑटोग्राफ द पास्ट। ये आर्टिकल वेटिकन चर्च के एक प्रीस्ट फादर अर्नेट के ऊपर था, जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसकी मदद से इंसान पास्ट में देख सकता है, और उन्होंने इसी मशीन की मदद से जीसस को सूली पर लटकते भी देखा है। अब वैसे तो ये बात एक चर्च के प्रीस्ट ने कही थी, इसीलिए इसे झूठ भी माना जा सकता है। 1988 में वेटिकन चर्च ने ये खुद ही अनाउंस कर दिया कि अगर चर्च में रहने वाला कोई भी इंसान पास्ट में देखने वाली मशीन बनाने की कोशिश करता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी चर्च में, जिसका मतलब साफ था कि वेटिकन सिटी खुद ही नहीं चाहती थी कि उनके लोग टाइम मशीन जैसा कुछ बनाएं। और फादर अर्नेट ने तो यहाँ तक अनाउंस किया कि जब उन्होंने ये टाइम मशीन बनाई थी तो वो इस काम में अकेले नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के 12 साइंटिस्ट उनके साथ लगे हुए थे। और ये सारे साइंटिस्ट कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि उस टाइम के काफी नामी साइंटिस्ट हुआ करते थे। अब भले ही ये बात आपको झूठ लग रही हो, लेकिन 1995 में एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होता है। एक अमेरिकन इंजीनियरिंग स्टूडेंट माइक मार्केल को इलेक्ट्रॉनिक चीजों में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो समय समय पर काफी नए इक्विपमेंट्स को इन्वेंट करता रहता था, और इसी वजह से उसका पूरा कमरा अलग अलग इक्विपमेंट से भरा रहता था। वैसे तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी स्टडीज को भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी गिव अप नहीं किया। वहीं 1995 में माइक जेकब स्लेडर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट पर काम कर रहा था। ये डिवाइस हाई वोल्टेज और हाई पावर सप्लाई पर एक ट्रेवलिंग आर्क क्रिएट करता है। आइए इसके मैकेनिज्म को थोड़े इजी वे में समझते हैं। इस चीज को आप बड़ी इजी वे में ऐसे समझ सकते हो कि 2 कंडक्टिंग वायर एक ट्रांसफार्मर से वी शेप में जुड़े होते हैं। ये ट्रांसफार्मर इन दोनों ही तारों के बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से दोनों तारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल कर जंप करने की कोशिश करने लगते हैं, और इसी जंप की वजह से एक ट्रैवलिंग आर्क क्रिएट होता है, और इसी आर्क की वजह से आसपास की हवा आयोनाइज्ड हो जाती है। और जब ये आयोनाइज्ड एयर हॉट वायर के कांटेक्ट में आती हैं, तब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगती हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में गौर करने वाली बात यह है कि ये आर्क उस पॉइंट पर जाकर जन्म लेता है जहां पर रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, और तार के उस पॉइंट तक ट्रैवल करता है जहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अब माइक एक कॉम्पैक्ट मॉडिफाइड लेजर डिस्क को लेकर दोनों तारों के बीच में रख देता है, जिसकी वजह से वहां का एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और फिर टॉप पर एक सर्कुलर हीट मार्क बन जाता है। माइक उसी सर्कल पर एक स्क्रू को रखता है और पूरे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है, जिसके बाद वो दावा करता है कि ये स्क्रू जिस जगह पर मैंने रखा था वहां से गायब होकर दूसरी जगह पर आकर प्रकट हो गया था, जिसका साफ साफ मतलब था कि उस स्क्रू ने टाइम ट्रेवल किया। अब इस चीज को देखने के बाद माइक के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसी तरह से एक टाइम मशीन बना दे, और फिर वो इसी टाइम मशीन में ट्रेवल करने के बाद करंट विनिंग टिकट्स नंबर्स को देखकर पास्ट में जाकर वही लॉटरी टिकट्स खरीदकर विनिंग प्राइस को जीत ले और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को फंड करे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि उसकी जो डिस्क थी वो बार बार जल जा रही थी, और अगर उसे बोल्ट की जगह खुद को टाइम ट्रेवल कराना था तो उसे एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत थी। यानी देखा जाए तो उसे एक बड़े सेटअप की जरूरत थी, बट वो इतने बड़े सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन माइक के घर के पास ही सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेशन स्टेशन था। उसे वहां पर पड़े हुए 6 ट्रांसफॉर्मर्स दिखते हैं और वो उन्हें चुराकर अपने घर ले आता है। इसी के साथ साथ अंडरग्राउंड में खुदाई करते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी का भी जुगाड़ पावर प्लांट से कर लेता है। लेकिन जब वो अपने काम को अंजाम दे रहा था, तब हुए एक धमाके की वजह से आसपास के स्टेशंस खराब हो जाते हैं, और ब्लैकआउट के चलते ये पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है, और इसी धमाके की वजह से माइक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब वो जेल से निकलता है तब वो देखता है कि अब वो पहले से काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। फिर माइक कोस्ट टू कोस्ट को एक इंटरव्यू देता है और वो ये सारी बातें इंटरव्यू में बताता है। लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि वो अपने काम में इतना आगे बढ़ चुका था, तब वो फैसला कर लेता है कि वो कुछ भी कर टाइम मशीन जरूर बनाएगा, और इस बार अपने काम को लीगल भी रखेगा ताकि उसे जेल के चक्कर न काटने पड़े। और माइक ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो पहले भी चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास अपने काम को अंजाम देने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए उसने इस बार अपने नंबर को पब्लिक कर दिया और लोगों ने भी उसे भर भर कर फंड्स दिए,
जिसकी वजह से अब उसके पास प्लान भी था और पैसे भी। इसीलिए अब उसके हौसले आसमान छू चुके थे। इसीलिए उसने सोचा कि अब वो एक बहुत बड़ी टाइम मशीन बनाएगा, लेकिन इस काम के लिए उसे 3 मेगावाट्स की बिजली की जरूरत थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन माइक अगले 1 साल तक अपने प्लान पर काम करते हुए किसी को भी कोई अपडेट नहीं देता। पर 1 साल बाद वो उसी रेडियो पर फिर से एक इंटरव्यू देता है और कहता है कि अगले 30 दिनों में उसकी टाइम मशीन फुल टू कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पिछले 1 सालों में उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उसने जानवरों समेत 200 ऑब्जेक्ट्स को अपनी मशीन में डाला और वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते थे और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी दूर पर आकर अपीयर होने लगते थे। और वो इंटरव्यू में ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक बार तो अपने आप को भी टाइम ट्रेवल कराया था और अपनी मशीन की मदद से वो टाइम में लगभग 26 मिनट आगे चले गए थे और वो अपने घर से सैकड़ों मील दूर अपीयर भी हुए थे। और इस चीज को कंफर्म कराने के लिए वो पब्लिकली अपने घर का एड्रेस भी बता देते हैं, ताकि लोग ये कंफर्म कर सकें कि उन्होंने सच में टाइम ट्रेवल किया था या फिर नहीं। और इसी घटना के कुछ समय बाद साल 1997 में वो फाइनली ये कहते हैं कि अब वो टाइम ट्रेवल करने वाले हैं। और माइक ऐसा करता भी है, लेकिन माइक टाइम ट्रेवल करने जाता तो है पर आज तक वापस नहीं आया। और तब से लेकर आज तक माइक मार्करम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन आप इस बात पर विश्वास तो नहीं करोगे, पर इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि मार्करम के गायब होने के बाद कोस्ट टू कोस्ट रेडियो पर कई फोन कॉल्स आने लगे, जिसमें लोग उन्हें यूएस में हुए एक घटना के बारे में बता रहे थे। दरअसल 1930s में यूएस पुलिस को कैलिफोर्निया बीच पर एक ड्रम जैसे दिखने वाले बक्से में एक डेड बॉडी मिली थी। वो डेड बॉडी का हुलिया काफी हद तक माइक से मैच करता था और उसके बताए गए अनुसार कि वो जब टाइम ट्रेवल करेगा तो वो अपने साथ अपना मोबाइल भी लेकर जाएगा। उस डेड बॉडी के पास भी एक अजीब सा डिवाइस मिला था, जिसका डिस्क्रिप्शन काफी हद तक एक मोबाइल फोन से मैच कर रहा था, जिसकी वजह से एक घटना इस तरफ इशारा कर रही थी कि 67 इयर्स पहले टाइम ट्रेवल किए गए माइक की यही डेड बॉडी है। अब इस बात से एक बात साफ हो जाती है कि अगर सच में माइक ने टाइम ट्रेवल किया तो वो दरअसल एक टाइम लूप में फंस गया और वो फ्यूचर में जाने की जगह पास्ट में चला गया। और आयरन मैन की ये बात सच हो गई। तुम्हारा बंदा टाइम के उस पार नहीं जा पाया, बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया। ये काम बहुत ही खतरनाक है, काश किसी ने तुम्हें पहले रोका होता। या तो ये भी हो सकता है कि कोस्ट टू कोस्ट को दिए गए इंटरव्यू की वजह से उसे जो पैसे मिले उसको लेकर वो आज तक भी कहीं छुपा हुआ है। दोस्तों, वैसे तो माइक की ये स्टोरी काफी सारी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है और अगर हमें इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो फिर इस पर और भी डीप रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।